संक्रमण के प्रकरण सामने आए हैं 389। इस समय तक प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल केसेस 4,365 हैं, 4365, और जो संक्रमित मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या है 6,669, 6669। अब तक कोरोना वायरस संक्रमित लोगों के कुल 301 लोगों की मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड्स में 4,482 मरीजों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 7,736 लोग रखे गए हैं, जिनके सैंपल लेकर के उनका परीक्षण कराया जा रहा है। जो मरीज आइसोलेशन वार्ड्स में हैं जिनका इलाज चल रहा है उनमें से 115 ऑक्सीजन सपोर्ट पर और 9 वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखे गए हैं। कल प्रदेश में 12,666 सैंपल्स की जांच की गई। पूल टेस्टिंग के माध्यम से 5-5 सैंपल के 965 और 10-10 सैंपल के 89 पूल लगाए गए और इनकी जांच की गई। आशा वर्कर्स निरंतर जो प्रवासी कामगार हमारे आए हैं उनका घर जाकर के उनको ट्रैक कर रही हैं और अब तक इस क्रम में 14,28,209 प्रवासी कामगारों की ट्रैकिंग की जा चुकी है। हालांकि जैसा आप जानते हैं कि प्रदेश में 30 लाख से अधिक कामगार आए हैं, किंतु आशा वर्कर्स उनके घर घर जाकर कर रही हैं और अब तक 14,28,209 प्रवासी कामगार की ट्रैकिंग हो चुकी है। इसमें 1,300 से अधिक लोग किसी न किसी लक्षण वाले मिले हैं, जिनको खांसी हो रही है या जुकाम है या उनके बुखार है, सांस फूल रही है, तो उनकी सूचना उन्होंने दी है और उनके सैंपल्स लेकर के उनकी जांच करवाई जा रही है कि क्या उनमें कोई संक्रमण है अथवा नहीं है। आप भी अगर इस प्रकार के लक्षण किसी में देखते हैं या स्वयं में पाते हैं, जुकाम के, बुखार के या सांस फूलने के, तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फ़ोन कर सकते हैं और फ़ोन करके सलाह प्राप्त कर सकते हैं। जांच की व्यवस्था और कोरोना वायरस के संक्रमण से इलाज की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है। इसलिए अगर आपको किसी प्रकार के लक्षण लगते हैं तो आप बिल्कुल ना घबराएं, सामने आइए, अपनी जांच करवाइए। जितनी जल्दी आप चिकित्सा के लिए पहुंच जाएंगे, जितनी जल्दी आप जांच करवा लेंगे, उतनी ही आसानी से आपकी चिकित्सा हो जाती है। इस बात की संभावना नहीं रहती कि कोई जटिलता उत्पन्न हो। जितने विलंब से हम आते हैं, जितने विलंब से कोई व्यक्ति अस्पताल में आता है, अपनी जांच करवाता है, उतनी ही ज़्यादा इस बात की आशंका रहती है कि उसमें कोई न कोई जटिलता हो। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे ही हमें कोई लक्षण पता चले हम तत्काल अपनी जांच करवाएं। हम जिला चिकित्सालय जाएं, जिला प्रशासन को बताएं, हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 को फ़ोन करें। इसके अलावा एक दूसरा नंबर भी है 1800-180-5146। ये नंबर कुछ लोगों के लिए हमने बनाया है, जैसे जो दवाइयाँ बेचते हैं, जिनकी दवा की दुकान है, अगर उस पर कोई व्यक्ति बुखार की या सर्दी खांसी की दवा खरीदने आ रहा है तो उसकी सूचना उस फार्मासिस्ट को हमें दे देनी चाहिए इस नंबर पर, ताकि हम उसको हम सर्वेलेंस में ले सकें, उसकी हम जांच करवा सकें और अगर जांच करके संक्रमण पाया जाता है तो उसका हम इलाज करवा सकें। आशा वर्कर्स, एएनएम्स और आंगनवाड़ी वर्कर भी इस नंबर का उपयोग कर सकती हैं और जो हमारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। सिविल डिफेंस है या इस तरह के और जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी 1800-180-5146 पर किसी व्यक्ति में लक्षण आ रहे हों तो उसकी सूचना दे सकते हैं, ताकि उसकी हम जांच करवा लें। जितनी जल्दी हम किसी संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल ले आएंगे उतनी ही आसानी से उसका उपचार और समय से उपचार हो जाता है। आरोग्य सेतु का हम लगातार उपयोग कर रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि आप भी अपने फ़ोन पर इसको डाउनलोड करें। ये आपके कोरोना वायरस से आपके बचाव में बहुत बड़ा ये आपके लिए एक हथियार हो सकता है। अब तक जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुआ है उनमें से
69,719 लोगों को हमारे कंट्रोल रूम से फ़ोन किया गया, उनका हालचाल पूछा गया, और ये कार्य हम निरंतर कर रहे हैं। सर्वेलेंस के अंतर्गत अब तक 16,017 इलाकों में, जिसमें 4,839 हॉटस्पॉट के इलाके और 11,179 नॉन हॉटस्पॉट के इलाके हैं, उनमें हमने सर्वेलेंस का कार्य किया है। और इसके अंतर्गत 85,85,443 घरों को सर्वेलेंस में लिया गया, जिसमें 4,37,13,029 लोगों की आबादी वहाँ रहती है, उनका सर्वेलेंस किया गया है। जो हमारे चिकित्सालय हैं, L1 लेवल के चिकित्सालय हैं, L1 कोविड केयर सेंटर चिकित्सालय हैं, L2 हैं, जिनमें कि बहुत बड़ी संख्या में मरीज हैं, हम उनके जो चिकित्सक हैं, जो उनका मेडिकल टीम है, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, वार्ड बॉय है, स्वीपर हैं, उन सभी का हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वो अच्छा कार्य लगातार कर रहे हैं, और उनसे हम जूम प्लेटफॉर्म पर समय समय पर उनसे हम संपर्क भी बनाते रहते हैं। कल भी हमने उनसे वार्ता की, हमारी पूरी टीम ने वार्ता की, और उनको हमने उनके जो समस्याएं थी उनका भी समाधान किया, और जो उनको मरीजों के चिकित्सा में जो उनके सामने जो टेक्निकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको भी एक्सपर्ट्स ने उनका समाधान किया। लगातार सतर्क रहकर, सावधान रहकर इस संक्रमण से अपना हम बचाव कर सकते हैं, और यही सबसे अच्छा तरीका है। इस समय ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो सतर्क रह करके और सावधान रह के लोगों के होम क्वारंटाइन को पूरा करवा करके, लोगों के लक्षणों के बारे में प्रशासन को बता करके इस संक्रमण को नियंत्रण में रखें। खास करके जो शहरी क्षेत्र हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि जो बड़े शहर हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहर हैं या और जो बड़े शहर हैं, वहाँ से केसेस लगातार ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम शहरी क्षेत्र में ज़्यादा सतर्कता बरतें, और शहरी क्षेत्र में जो भी हमारे सामाजिक संगठन हैं या जो भी हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं या स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, इन सबों पर ये दायित्व है, और ख़ास करके हम पर और आप पर, कि हम शहरी क्षेत्र में जो तरीके हैं बचाव के, 2 गज की दूरी रखना, हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहना, और अपने मुंह और नाक को मास्क से ढककर रखना, इसका हम प्रयोग करें। और किसी में जैसे ही लक्षण आए तत्काल उसकी सूचना हम प्रशासन को दें और अस्पताल को दें। विशेष रूप से मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो मास्क है, ये 2 तरीके का मास्क हो सकता है। एक तो वैसा मास्क है जो कि पुनः प्रयोग में ला सकते हैं, रीयूजेबल मास्क, जिसमें घर में बनाया हुआ कपड़े का मास्क या गमछा, रुमाल, दुपट्टा हो सकता है, और कुछ लोग कभी कभी बाजार से खरीदा हुआ ट्रिपल लेयर मास्क भी इस्तेमाल करते हैं। जो मास्क आप बिल्कुल, जैसे जो अगर ट्रिपल लेयर मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, जो आप बाजार से खरीदते हैं, तो उसको प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग में नहीं लाना है। उसको एक बार से ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाइएगा। उसको प्रयोग करने के बाद आप उसको हो सके तो साबुन पानी से धो करके तब उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए, अदरवाइज उसको किसी कागज़ में लपेट करके उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए, लिफाफे में करके डस्टबिन में फेंकिए। जो रीयूजेबल मास्क है, जो गमछा है, रुमाल है, दुपट्टा है या कपड़े का बनाया हुआ मास्क है, इसको प्रयोग करने के बाद इसको साबुन पानी से और गर्म पानी से साफ करिए, और साफ करने के बाद ही दोबारा प्रयोग में लाइए, नहीं तो संक्रमण का भय रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि उसे हम बार बार इस्तेमाल करते रहें, उसी से मुंह और नाक को ढकते रहें, उससे संक्रमण हो सकता है। आपने आज इस्तेमाल किया, अच्छा है कि आप कम से कम 2 सेट रीयूजेबल मास्क रखिए, और आप आज आपने इस्तेमाल किया, फिर उसको धोइए, साबुन पानी से धो दीजिए उसको। आजकल बहुत गर्मी हो रही है, धूप में अच्छे से सुखाइए, और उसको हल्के से इस्त्री करके या बहुत अच्छे से धूप में सुखा के तभी फिर दोबारा प्रयोग में लाइए। किसी भी जिसमें पसीना आ गया हो, गंदा हो गया, उस मास्क को फिर से प्रयोग में मत लाइए। बिना धोए हुए आप इसको अगर प्रयोग में लाएंगे तो उससे तकलीफ हो सकती है। इसलिए हमेशा आप 2 सेट मास्क का रखें, 2 सेट गमछे का रखें, रुमाल का रखें, दुपट्टे का रखें, और उससे बदल बदल करके साफ करके ही उसको इस्तेमाल करिए, तो इससे आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टीम 11 की बैठक में यह कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से देश जो है का सबसे बड़ा विशाल राज्य उत्तर प्रदेश है। 23 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ निवास करते हैं,
प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की टीम वर्क का ये परिणाम है। और ये जो पूरा प्रदेश का हर टीम का हर सदस्य सतर्क है कि ये अच्छे रिजल्ट्स उत्तर प्रदेश के लिए आए हैं, उनका आज टीम 11 के समक्ष ये बिंदु था कि अगर हम जरा भी कहीं लापरवाही करेंगे तो ये खतरनाक हमारे प्रदेश के लिए हो सकता है। उन्होंने कहा कोविड-19 के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा व्यवस्था को और मजबूत और सुदृढ़ करना होगा। गरीब और जो कमजोर वर्ग है उसको कहीं ना कहीं प्रबंध के बेहतर नतीजे देने ही होंगे। पिछले 2 दिनों के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ही जमीनी जो है कार्य देखने के लिए बस्ती गए, बस्ती में अस्पताल का निरीक्षण किया, बस्ती में अधिकारियों के साथ जो है समीक्षा की और माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ भी उनका इंटरैक्शन हुआ। फिर वो गोरखपुर गए, गोरखपुर में भी इसी रूप में जो है उन्होंने भ्रमण किया और अगले दिन आजमगढ़ में भी जो है अस्पताल का भ्रमण और समीक्षा और जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता करके वाराणसी खुद गए और काशी विश्वनाथ क्षेत्र का भी कार्यों का भी जायजा लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा आज कि जो 4 मंडलों का उनका दौरा हुआ है उससे वो निश्चय ही उनको ये लगा कि जमीन पर काम हो रहा है, बेहतर नतीजे मिल रहे हैं और काफ़ी मदद लोगों को मिली है। संक्रमण को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए पूरी सावधानी बरतना फिर भी हर व्यक्ति को आवश्यक है और ऐसे में समुचित उपचार की व्यवस्था इसका की है, इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान सभी जो कदम उठाए गए हैं उनका सकारात्मक प्रभाव हुआ है। राज्य सरकार कार्यों के परिणाम स्वरूप जनता का प्रदेश सरकार पर भरोसा और सुदृढ़ हुआ है। जरूरतमंदों को रोजगार से जोड़ा गया है और विश्वास और पुख्ता हुआ है कि राज्य सरकार हर व्यक्ति के हित के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा सभी स्ट्रीट वेंडरों के लिए भरण पोषण की योजना बहुत जल्दी लागू होगी। प्रदेश में जो भी स्ट्रीट वेंडर हैं, जो पटरी व्यवसायी हैं, वो तुरंत अपने जो भी नगर निगम है, अपनी अर्बन बॉडी हैं, जो भी वहाँ पर संस्थाएं हैं उनमें संपर्क करें और निश्चय ही जो नई स्कीम लॉन्च होने वाली है उसमें भागीदार बने। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लोगों को रोजगार दिलाने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आर्थिक पैकेज है उसका पूरा लाभ लेने के लिए प्रदेश में गंभीरता से काम करना होगा। सरकार पटरी दुकानदारों को तो ऋण और सब्सिडी देगी, डिजिटल पेमेंट को भी प्रोत्साहित करेगी, जिससे सभी लोगों में बचत करने की एक भावना बढ़े। कारपेंटर हो, सैलून हो, सभी श्रेणी के लोगों को और ऋण दिलाया जाए, कार्य योजना इसकी बनाई जाए। प्रदेश में संक्रमण कम है, यह स्थिति के लिए अवसर भी है। प्रदेश में कम संक्रमण से अवसर यह है कि श्रमिकों को और अधिक रोजगार देते हुए, स्ट्रीट वेंडरों को कार्य देते हुए, एमएसएमई को आगे बढ़ाते हुए, बड़े उद्योगों में रोजगार को और फलने फूलने का मौका देते हुए एक बृहद और व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। कृषि और संबंधित क्षेत्र, एमएसएमई सेक्टर से जुड़े बड़े उद्योग रोजगार के लिए अपना सर्वे पूरा कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि रोजगार ऐसा मिले जो कम से कम न्यूनतम 6 माह का हो। इस संबंध में एक सॉफ्टवेयर भी विकसित किया गया है जिसके माध्यम से ये जानकारी ली जा रही है कि कौन व्यक्ति किस रोजगार से कैसे जुड़ेगा। कोविड चिकित्सालयों में डॉक्टरों तथा मरीजों के परिजनों के रोगियों के स्वास्थ्य के लिए, रिकवरी के लिए नियमित जानकारी दी जानी चाहिए। ये निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को नियमित राउंड लेना चाहिए। मेरे ख्याल से जो भी निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो मूलतः इस आधार पर कर रहे हैं कि जब भी हमारे हॉस्पिटल्स का निरीक्षण होगा तो जो है सिस्टम्स को और बेहतर किया जा सकेगा। जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण, एडी और जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ के स्तर के लोगों का निरीक्षण, विशेष सचिव स्तर के अधिकारियों का निरीक्षण और एक और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी खुद चिकित्सालयों का निरीक्षण कर रहे हैं, तो इसका निश्चय ही
आगे प्रभाव पड़ेगा और क्वालिटी ऑफ सर्विस में तो बेहतरी आएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को जहां एक और राउंड लें, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए विशेष रूप से मरीजों का ध्यान दिया जाए। जनपदों में वेंटिलेटर क्रियाशील हो, जहां नहीं क्रियाशील है उनको तत्काल क्रियाशील किया जाए। और जो ट्रूनेट मशीनें दी गई हैं जिससे चेक होता है कि क्या किसी व्यक्ति को कोविड है या नहीं है, उनको भी और अधिक आगे बढ़ाया जाए और निजी अस्पतालों में भी उनको आगे ले जाया जाए। नई टेस्टिंग लैब के संचालन की कार्रवाई अब की जा रही है और जब तक कोई नई दवा या वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक इस कोविड से बचने के लिए, इस खतरे से बचने के लिए केवल इसका जो है उपचार जब तक नहीं आ जाता है तो इसका एक ही उपचार है कि हम संक्रमण से अपने आप को बचाएं। सर्वेलेंस सिस्टम को आगे बढ़ाना, सुदृढ़ करना, मरीज को समय से इलाज पहुंचाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे प्रदेश में अपील की जाती है कोई भी मरीज यदि है तो उनके जो भी परिवारजन हैं, जो भी लोग हैं, तत्काल उनको हॉस्पिटल ले जाएं। जितनी जल्दी मरीज अस्पताल पहुंचेगा उसके फेटेलिटी के चांसेस कम होंगे, उसको तत्कालिक चिकित्सकीय सहायता दी जा सकेगी, हम जान बचाने में सफल हो सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस हमारे मजबूत सर्वेलेंस सिस्टम को और मजबूत करें जिससे कि हमारी डेथ रेट में और गिरावट आ सके। डेथ रेट हमारे प्रदेश का सबसे न्यूनतम स्तर पर है। डेथ रेट हमारे प्रदेश का पूरे देश में आबादी के दर से सबसे न्यूनतम स्तरों में से है, तो इसको और अधिक कम करने की आवश्यकता है। इस पूरे कोविड के अभियान में सबसे मूल मंत्र यह है कि हम किसी को भी किसी भी रूप में मेडिकली जो है फिट करें और कोई भी आदमी ऐसा ना हो कि उसकी किसी कारण से मृत्यु हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस को विशेष रूप से आदेश दिया है कि वो नियमित पेट्रोलिंग करें। मास्क का इस्तेमाल अभी भी कहीं कहीं देखा जा रहा है कि कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। हमारी सबकी हिदायत है, अपील है, निर्देश है कि मास्क अवश्य पहने। अगर कोई भी बिना मास्क के पकड़ा जाएगा तो कार्रवाई तो होगी, लेकिन इससे अंततोगत्वा आपको ही नुकसान होगा। आपकी सुरक्षा सर्वोपरि है, ये आपको स्वयं समझना होगा। आज तक कुल 1642 ट्रेनें हमारे प्रदेश में आ चुकी हैं। लगभग 22,17,000 से 18,000 लोग ट्रेनों से हमारे यहाँ आ चुके हैं। ट्रेनों का सिलसिला अब जो है 2 या 3 ट्रेन तक आ गया है, लेकिन अभी जल्दी ही, जैसा कल मैंने बताया था, हम लोग हमारे प्रदेश में जो भट्टा श्रमिक हैं उनको जल्दी ही अन्य प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और झारखंड में जल्दी भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, गोरखपुर जैसे जनपद में 278 ट्रेनें आ चुकी हैं। 3.5 लाख से अधिक लोग आए हैं। भारत सरकार की जो योजना है आत्मनिर्भर अभियान, उसमें हमारे प्रदेश सरकार के 30 जनपदों को चुना गया है, जिनमें जो है बृहद रूप से बड़ी योजना है, जिसमें बृहद रूप से जो भी योजना केंद्र की हैं उनको व्यापक रूप से चलाने का निर्देश है। प्रयास हमारे प्रदेश में है, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन है कि इन सभी जनपदों में जहां इस रूप से बृहद कार्य होना है वहां मजबूती से कार्य किया जाए, जिससे हर प्रत्येक श्रमिक और कामगार को योजनाओं का लाभ दिया जा सके। अब तक गृह विभाग की FIR 63,445 हो चुकी हैं। अब तक 53,161 वाहन सीज हो चुके हैं। अब तक 27 करोड़ 11 लाख रुपया वसूल हो चुका है। अब 2,91,000 वाहनों को परमिट जारी कर दिया है आवश्यक सेवाओं के लिए, और कालाबाजारी में 691 FIR दर्ज कर दी गई हैं। फेक न्यूज़ पर टॉलरेंस 0 रखा है। आज 9 जून को 9 मामले फेक न्यूज़ के संज्ञानित किए गए हैं, जिसमें 5 ट्विटर और 4 फेसबुक के हैं। अब काफ़ी संख्या में फेक न्यूज़ पर भी कार्रवाई की जा रही है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में खाद्यान्न वितरण का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। सभी जगह मोबाइल वैन्स जा रही हैं, दूध का वितरण हो रहा है। जो प्रोविजन स्टोर्स हैं उनसे प्रोविजन स्टोर्स की सामग्री वितरित की जा रही है, फल सब्जी का वितरण हो रहा है। और चूंकि अब लॉकडाउन खुल गया है, ऐसे में विशेष रूप से जो कंटेनमेंट जोन है उनमें जो है डिलीवरी की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही गेहूं क्रय की कार्रवाई भी अब और तेज़ी पकड़ गया है और कुल मिला के करीब 364 लाख क्विंटल
गेहूं मंडियों के माध्यम से और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं क्रय केंद्रों के माध्यम से क्रय कर लिया गया है। इसी आधार पर ये भी हम बताना चाहेंगे कि लगभग 33,58,000 लोगों को 1,000 रुपये की धनराशि देते हुए 1,000 की धनराशि देते हुए 335 करोड़ रुपए की धनराशि अब बांट दी गई है। धन्यवाद। जय हिंद।